गुलाम दीन का बेटा शादी के बाद अपनी बीवी का ही हो गया और बाप को भूल गया। बाप बेटे से बात करने के लिए तरस जाता। बहुत ठंड में भी उसको आंगन में सोना पड़ता। एक दिन उन्होंने कंबल मांगा तो बेटे ने देने से मना कर दिया कि कंबल ख़राब हो जाएगा। फिर वो पड़ोस से कंबल मांग कर ले आए। अगले दिन कंबल देखकर बहू ने शौहर से कहा कि अब्बा ने पड़ोस से कंबल मांगकर हमारी बेइज्जती करवाई है। तो बेटे ने गुस्से में धक्के देकर बाप को घर से निकाल दिया। फिर बहू ने बेटे से कहा कि निकालने से पहले घर तो अपने नाम करवा लेते। बेटे ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी रूह फना हो गई, क्योंकि वहाँ माँ के पैरों तले जन्नत होती है और बाप की खिदमत करने से जन्नत की चाबी मिलती है, और बिना चाबी मिले इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। मौलाना साहब ने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के बाद माँ और बाप की अहमियत के बारे में बताया। गुमाल-दीन भी उस वक्त 8 साल का था जब उसने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली। माँ की खिदमत के साथ साथ उसने अपने वालिद की भी कभी नाफरमानी न की थी, क्योंकि बचपन में सुन रखी बात दिमाग और दिल पर एक गहरी छाप छोड़ गई थी। अगर वालिद की खिदमत नहीं की तो जन्नत की चाबी नहीं मिलेगी, और बिना चाबी के तो जन्नत में कैसे दाखिल हो सकता है। टिप टिप उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुलाम दीन की टूटी चारपाई पर बैठा अपने बचपन के दिन याद कर रहा था। उसका जिस्म सर्दी की वजह से कपकपा रहा था, लेकिन ऊपर ओढ़ने के लिए कंबल न था। जनवरी की सख्त सर्दी की रात थी और ठंडी हवा ने कांपने पर मजबूर किया था। पूरा आंगन खुला हुआ था। चारों तरफ से ठंडी हवाएं जिस्म को यूं लगती जैसे कि जिस्म को चीरती हुई अंदर दाखिल हो रही हों। टांगों की अकड़न बढ़ गई थी, दांत बुरी तरह से बज रहे थे, हाथ कँपकपा रहे थे, जिस्म भी पूरी तरह से हिल रहा था। कुछ बुखार की शिद्दत भी तेज़ हुई थी। हाय अल्लाह, बस यही अल्फाज गुलाम दीन की ज़बान से अदा हो रहे थे। आंखों के किनारे से मुस्तकिल आंसू बहकर पुराना सा तकिया भिगो रहे थे। नींद की शिद्दत से आंखें बंद थी और कुछ बुखार की वजह से, लेकिन पूरा जिस्म थर थर काँप रहा था। तभी अचानक ज़बान से अब्बा जी का लफ्ज़ निकला था। गुलाम दीन ने आज तक अपने वालिद को कभी सिर्फ अब्बा या अब्बू नहीं कहा था, हमेशा जी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता था। उसे याद आने लगा कि बिना अपने वालिद के पाँव दबाए वो कभी सोया नहीं था। 7 साल की उम्र से जब से मौलाना साहब ने माँ और बाप की अहमियत का बताया था, वो दिन और जब तक माँ बाप ज़िंदा थे, कोई दिन ऐसे नहीं याद थे कि बिना बाप के पैर दबाए वो कभी सोने के लिए गया हो। अपनी शादी की रात भी उसने अब्बा के पांव दबाए थे। वालिद साहब ने बहुत कहा कि अपनी बीवी के साथ वक्त गुजार, बुरा लगेगा, क्या सोचेगी वो। गुलाम दीन कहने लगा कि उसे अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे माँ बाप की नज़र में क्या अहमियत है। अगर आज मैंने आपको अहमियत न दी तो वो कल आपको कहाँ पूछेगी। गुलाम दीन की बीवी भी सीधी सादी और नेक दिल इंसान थी। उसने भी सास ससुर की खिदमत में कोई कमी नहीं की थी, और कुछ गुलाम दीन ने भी उसे बड़े प्यार से ये बात समझा दी थी कि मेरे माँ बाप की बात कभी न टालना। वक्त बड़ा अच्छा गुजर गया था। सीधे साधे लोग थे, इसलिए ज़्यादा चालाकी किसी को नहीं आती थी। नस्ल दस नस्ल यही होता रहा था कि बहू बेटा वालिदैन की खिदमत करते थे, और फिर से ये सिलसिला आगे चलता जा रहा था। लेकिन गुलाम दीन को ऐसी खुशनसीबी न मिली थी। इकलौता बेटा था, इसलिए बीवी ने भी कभी डांट डपट करने नहीं दी। दादा दादी का लाडला था, इसलिए उसकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता। वो कभी बदतमीज़ी कर भी जाता तो उसकी गलती पर और बदतमीज़ी पर पर्दा डाल दिया जाता था। ऐसे ही परवरिश पाकर गुलाम दीन का बेटा बड़ा हुआ था। बदतमीज़ी करने की उसकी आदत पक्की हो चुकी थी। अब तो माँ और बाप दोनों के साथ बदतमीज़ी भी करता रहा था। गुलाम दीन कभी प्यार से तो कभी डांट कर उसको मना करता तो वो अकड़ने लगता था। दादा दादी कहते छोड़, बच्चा है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा, लेकिन वो बच्चा सुधरने के बजाय बिगड़ता ही चला गया। दादा दादी उसकी हरकतें देखते देखते दुनिया से जा चुके थे। गुलाम दीन की ख्वाहिश थी कि अब वो बीए कर चुका है तो या तो नौकरी ढूंढे या फिर मेरे साथ कारोबार में हाथ बटाए। गुलाम दीन के कपड़े की दुकान थी, छोटा मोटा कारोबार था, इज्जत से रोटी कमा रहा था। लेकिन बेटे की दिलचस्पी ही दूसरी तरफ थी। वो आवारागर्द लड़कों के साथ घूमता फिरता था। कॉलेज से आता तो सीधा दोस्तों में चला जाता। माँ रोकती टोकती तो चिल्लाने लगता, कहने लगता कि मैं बच्चा हूँ जो घर में बैठूँ और मुझे अपनी अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी है। अपने अब्बा के साथ कारोबार हरगिज़ नहीं करूँगा। माँ ने कहा, अगर कारोबार नहीं करता फिर नौकरी ढूंढो। गुलाम दीन के बेटे को यह अच्छा बहाना मिल गया। वो रोज़ अपना डॉक्यूमेंट्स पढ़ करता और अम्मा से 500 रुपये का नोट लेता और पूरा दिन आवारागर्दी करके शाम को वापस लौटता और कहता नौकरी नहीं मिली। सच तो ये था कि वो नौकरी ढूंढने जाता ही नहीं था, इधर उधर आवारा दोस्तों से घूमता फिरता रहता। और अब तो उसने हरकतें शुरू कर दी थी। मोहल्ले वाले उसे बुरी नज़र से और नफ़रत भरी नज़रों से देखने लगे थे।
वो लड़कों के साथ गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़ा हो जाता और कॉलेज से निकलने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और जुमलेबाजी कसना शुरू कर देता। गुलाम दीन के होश उस वक्त उड़े थे जब मोहल्ले के 4-5 बुजुर्ग उसके दरवाजे पे आ गए। दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खटखटाया गया था। गुलाम दीन ने ही दरवाज़ा खोला था। अब तक उसकी मोहल्ले में बड़ी इज्जत बनी हुई थी। वालिद के ज़माने का घर था, लेकिन था एक कमरे का। गुलाम दीन का बेटा आंगन में ही सोता था, लेकिन गुलाम ने कई नई चारपानी बेटे को खरीद कर दी थी। माँ ने अपने जहेज का नरम गर्म बिस्तर इस पर बिछाया था। मोटी रजाई उसको दी थी। सर्दियों के मौसम में वो बेटे का बड़ा ख्याल रखती थी। रात को गर्म दूध पिलाए बगैर सुलाती न थी। सुबह सुबह उठते साथ ही बादाम वो उसे खाने को देती और कहती कि तेज़ दिमाग होगा, अल्लाह तुझे कामयाब करे, बस अच्छी सी नौकरी ढूंढ। मगर बेटे ने जो कारनामा अंजाम दिया था, दोनों मियाँ बीवी शर्म से सर नहीं उठा पा रहे थे। उनकी नज़रें तो जैसे ज़मीन पर धंस गई थीं। सामने मोहल्ले के बुजुर्गों को देखकर गुलाम दीन ने उन्हें अंदर आने की दावत दी, लेकिन वह नहीं आए। कहने लगे, हम तुम्हारे वालिद की बड़ी इज्जत करते थे और तुमने भी आज तक शर्म और हया से ही काम लिया है। हमें ये नहीं याद पड़ता कि तुमने कभी नज़रें भी उठाई हों, लेकिन तुम्हारा बेटा तो न जाने किस पर चला गया है। मेरी बेटी को आज उसने कॉलेज से आते हुए छेड़ा है, उसने कहा। दूसरा कहने लगा, वो छत पर खड़ा होकर मेरी बेटी को सीटियां मारता है। एक शख्स कहने लगा, बेहूदगी से लड़कियों को देखकर आंखें मारता है। भला ये कोई शरीफ लड़कों वाली हरकतें हैं? यह सुनकर तो गुलाम दीन का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से तमतमाया था। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा न था कि बेटा इस हद तक बिगड़ जाएगा। बेटे ने जब मोहल्लेदारों को अपने दरवाजे पर देखा और ये सुना कि वो उसकी शिकायतें लगा रहे हैं, तो फ़ौरन कमरे में जाकर छुप गया। गुलाम दीन ने हाथ जोड़कर उनके सामने बेटे की गलती की माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, अगर तुमने इसे नहीं सुधारा तो हम इस मोहल्ले में से निकाल देंगे। ये शरीफों का मोहल्ला है। गुलाम दीन की बीवी अपनी जगह खड़ी परेशान खड़ी थी। बेटे की हरकतें सुनकर तो उसे भी गुस्सा आने लगा था। दरवाज़ा बंद करते ही गुलाम दीन ने बड़े गुस्से से बेटे को पुकारा था, लेकिन वो बेशर्म दरवाज़ा खोले बाप के सामने खड़ा हो गया और आंखों में आंखें डाल पूछने लगा कि क्यों शोर मचा रखा है आपने। गुलाम दीन ने कहा कि तुम ये क्या हरकतें करते फिर रहे हो। वो कहने लगा, आपको नज़र नहीं आता कि मेरी शादी की उम्र हो गई है? अगर आप मेरी शादी की ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो मुझे तो ये सब करना ही पड़ेगा। बड़ी बदतमीज़ी से उसने ये बात कही थी। माँ बाप की शर्म तो जैसे उसकी आंखों में थी ही नहीं। गुलाम दीन का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया। एक थप्पड़ उसने बेटे के मुंह पर मारा। कहने लगा कि खाली हाथ कोई अपनी बेटी तुझे नहीं देगा। देख समझा, पहले कुछ कमाने तो लग जा, तेरा कहीं रिश्ता लेकर जाएंगे और अगर मुझे तुम्हारी शिकायत दोबारा मिली तो फिर देखो तुम्हारा मैं क्या हश्र करता हूँ। गुलाम दीन को अंदाज़ा तक न था कि बेटा उसकी इस बात का जवाब देगा कि वो मुँह छुपाने पर मजबूर हो जाएगा। उसी रात बेटा जब घर पर लौटा तो अकेला नहीं लौटा था, एक लड़की भी उसके साथ थी जो उसकी तरह आवारा और बदतमीज़ लग रही थी। दुल्हन का लाल जोड़ा पहने मुंह में च्युइंगम चबा रही थी। गुलाम दीन और उसकी बीवी तो ये देखकर हैरान रह गए थे। बेटे ने कहा कि ये मेरी बीवी है। आपने कहा था ना कि खाली जेब मुझे कोई लड़की नहीं देगा, इसलिए मैं लड़की खुद ले आया हूँ। मैंने इससे निकाह कर लिया और ये अब आपकी बहू है। गुलाम दीन और उसकी बीवी तो उस लड़की को देखकर ही घबरा कर रह गए थे। माँ कहने लगी, कमबख्त, तुम्हारे किसकी बच्ची को घर ले आया है? इसके माँ बाप तो परेशान हो रहे होंगे। किसने कहा था इतना बड़ा कदम उठाने को? वह कहने लगा, बेफिक्र रहो अम्मा, इसका कोई घर नहीं है, ये तो अपने कोठे से भाग कर आई है। मुझे ये अच्छी लगती थी, इसलिए मैं इसका नाच कोठे में देखने जाता था। मेरी खातिर इसने यह कदम उठाया है और उसको ज़रा परवाह नहीं कि मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ, ये यहाँ रह लेगी। ये सुनना था कि गुलाम दीन की बीवी तो चकरा कर चारपाई पे ही बैठ गई। बेटा एक बदचलन औरत को घर ले आया था जो कोठे पर बैठती थी। मोहल्ले वाले तो उसका जीना दुभर कर देंगे अगर ये बात उन्हें मालूम हो गई। गुलाम दीन ने कहा कि मेरे घर से बाहर निकलो, मैं न तुम्हें रखूँगा न इस लड़की को। जहाँ चाहे चले जाओ। लेकिन इसकी अपनी बीवी हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, एक ही तो बेटा है, इसकी गलती की माफ़ कर दो, लेकिन किसी को ये न बताना कि ये लड़की कोठे से आई है। हम यही कहेंगे कि लोगों की बातों की वजह से हमने रातों रात अपने बेटे का सादगी से निकाह कर दिया है और ये लड़की किसी गांव से लेकर आए हैं। गुलाम दीन इस बात पर राज़ी न था, लेकिन बीवी ने मिन्नतें करके उसे मना ही लिया था। सारी रात गुलाम दीन और उसकी बीवी सो नहीं सके। उन्हें तो अपनी बहू का पहले अंदाज ही नहीं भूल रहा था जब वो इंतहाई बदतमीज़ी के साथ उन्हें देख रही थी। जैसे तैसे वो रात गुजरी। क्योंकि घर में एक ही कमरा था, इसलिए दोनों मियाँ बीवी आज रात भर आंगन में ही सोए थे। सुबह हुई तो इमरान कमरे से बाहर निकला, देखा कि माँ अभी तक सो रही है। आकर चारपाई को ठोकर मारी और कहने लगा, अम्मा तू अभी तक सो रही है? तेरी नई नवीली बहू आई है,
उसे भूख लगी है, उठ और अच्छा सा नाश्ता बना। वो गुलाम दीन और उसकी बीवी हड़बड़ा कर उठ बैठे थे। बेटा सर पर खड़ा था और फरमाइश करने की, अभी अभी नाश्ते में लच्छेदार पराठे, मक्खन और चाय लेकर आ। मैं चाहता हूँ उसका इस घर में पहला नाश्ता बड़ा ही लजीज हो। वो गुलाम दीन ने जब ये सुना तो माथे पर बल डाले बेटे को देखने लगा और फिर उससे बोला, शुक्र मनाओ कि तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाज़त मिली है। ये किस तरह से तुम बात कर रहे हो? सब कुछ जाकर बाहर से ले आओ। खबरदार जो अपनी माँ के साथ दोबारा इस टोन में बात भी की तो। सुबह सुबह घर में झगड़ा शुरू होने लगा था। इमरान कहने लगा, मेरे पास अगर पैसे होते तो तुम लोगों को कहने की ज़रूरत ही ना पड़ती, मैं खुद जाकर ले आता। बेहतर और जाओ और उसके उठने से पहले ये सारा नाश्ता लेकर आओ। उसने तो ढिठाई की हद ही पार कर दी थी। गुलाम दीन की बीवी ने उसे चुप करवा दिया और कहने लगी, फसाद मत करो, आस पड़ोस के लोगों तक बात पहुंची तो क्या कहेंगे। तुम जाओ और जाकर ये सारा नाश्ता ले आओ। गुलाम दीन न चाहते हुए भी उठा और वो सारा नाश्ता बाहर से ले आया था। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल चुकी थी कि इमरान ने रातों रात किसी लड़की से शादी कर ली है। गांव की औरतें बड़ी हैरान हुई, कहने लगी, ये क्या है? हमने तो सोचा था गुलाम दीन और उसकी बीवी जब अपने इकलौते बेटे की शादी करेंगी तो पूरे गांव वालों को बुलाएंगे। आखिरकार औरतें गुलाम दीन के घर चली आईं। इस वक्त गुलाम दीन की बीवी झाड़ू लगा रही थी। वो औरतें अंदर आईं। पहले तो गुलाम दीन की बीवी से नाराज़गी का इजहार करने लगी, फिर कहने लगी कि कहाँ है तुम्हारी वो चांसी बहू जिसे ब्याह कर लाई हो? हमें बुलाया भी नहीं। गुलाम दीन की बीवी थोड़ी हिचकिचाई थी। अब उन्हें क्या कहती कि उसने उन्हें वहीं आंगन में ही चरपाई पर बिठाया और बहू को आवाज़ देने लगी। वो कितनी आवाज़ें दे चुकी थी मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब चौथी बार गुलाम दीन की बीवी ने आवाज़ दी तो कमरे से आवाज़ आई, क्या मौत पड़ गई है? आ रही हूँ ना। तुम तो यूँ चीखती चली जा रही हो जैसे बाहर कोई भूचाल आ गया हो। गांव की औरतें आपस में बात करने लगीं। जब वो बाहर आई तो उसका बोलने का ढंग देखा तो औरतें गुलाम दीन की बीवी से कहने लगी, ये किस बिरादरी की है? कहाँ से उठा कर लाई हो? मुझे तो इसके लक्षण अभी से ठीक नहीं लग रहे। इससे पहले कि गुलाम दीन की बीवी कुछ बोलती, उसकी बहू ने उसकी खूब बेइज्जती करना शुरू कर दी। कहने लगी कि खबरदार जो दोबारा मेरे घर में कदम भी रखा, अगली बार अगर मुंह उठाकर आई तो मुंह तोड़ कर रख दूंगी तुम लोगों का। वो औरतें तो अपनी बेइज्जती करवा कर मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती बातें सुनाती घर से जा चुकी थी। फिर क्या था, इन औरतों ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि गुलाम दीन की बहू तो बहुत ही बदतमीज़ और बुरे अखलाक की है। ये बात गुलाम दीन और उसकी बीवी के दिल पर बहुत बुरी तरह से असरअंदाज हुई। एक रात गुलाम दीन की बीवी ऐसी सोई कि दोबारा उठ न सकी। मौसम काफ़ी बदल चुका था, ठंड भी हो चुकी थी। उस रात गुलाम दीन की बीवी को दिल में बहुत दर्द हो रहा था। बीवी के आने से तो बेटे में रही सही तमीज़ भी ख़त्म हो चुकी थी। वो अपनी बीवी को ही बात माना करता था। वो कहती तो उठता, वो कहती तो बैठ जाता, वरना उसकी इजाज़त के बगैर तो जैसे उसने सांस लेना भी छोड़ दिया था। इमरान घर आया तो उसकी माँ उसकी बीवी की शिकायतें लगाने लगी। इसने कैसे पूरे गांव के सामने इसकी बेइज्जती करवा कर रख दी है। लोग उन पर थू थू करने लगे हैं मगर इमरान अपनी माँ को ही झिड़कने लगा। धक्का देकर कहने लगा, गांव वालों का तो काम ही यही है। अब मेरा घर बस रहा है तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? खुद भी सुकून से रहें और मुझे भी रहने दें, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दोनों इस घर से चले जाओ। मुझे तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है। बेटे के मुंह से यह बात सुनकर दिल पर ऐसा गहरा असर पड़ा कि वो उसी रात ही मर गई। गुलाम दीन सुबह अपनी बीवी को उठाने लगा मगर वो न उठी। उसे बेहोश जानकर डॉक्टर के पास ले जाया मगर डॉक्टर ने कहा कि इनकी मौत 5 घंटे पहले ही हो चुकी है। माँ की मौत पर भी इमरान को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, इसलिए तो अपनी माँ के जनाजे में भी सिर्फ उसने इसलिए शिरकत की थी कि गांव वाले बातें न बना सकें। वो गुलाम दीन अकेला ही हो चुका था। वो बेटे से अगर कुछ कहता तो बहू और बेटा दोनों ही उससे लड़ने लगते। इमरान अभी तक कोई काम नहीं कर रहा था, बल्कि दुकान पर जाता और जो पैसे होते वही उठाकर घर ले आता, मगर कोई काम नहीं करता था। इस बात पर भी गुलाम दीन ने कहा था कि मेरी सेहत भी अब पहले से ऐसी नहीं रही है। अगर तुम चाहो तो ये कारोबार संभाल लो और फिर जितनी मर्जी पैसे लेते जाओ। मगर इमरान तो आवारा लड़का था। वो 2-3 महीने तक तो ये सब कुछ चलता रहा। सुबह इमरान के जाने के बाद उसकी बीवी खूब सच संवर कर कहीं जाने लगी थी। गुलाम दीन ने जब देखा तो सवाल करने लगा कि इस वक्त कहाँ जा रही हो? किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं ला कर देता हूँ। मगर वो फ़ौरन चेहरे पर सख्ती सजाए कहने लगी, मैं जहाँ भी जाऊँ तुमसे मतलब, आइंदा मुझे यूँ टोकना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। गुलाम दीन खामोश हो चुका था क्योंकि उसके यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। पूरे महल्ले में उसकी बदनामी हो चुकी थी। हर कोई उसकी बहू और बेटे की तरह तरह की बातें कर रहा था। एक बार फिर गांव के लोग शिकायत लेकर गुलाम दीन के घर तक आए और कहने लगे, तुम्हारा बेटा किस कदर बदकिरदार और घटिया है। शादी हो चुकी है, बीवी वाला है, मगर इसके बावजूद हमारी बहू बेटियों पर गलत नज़र रख रहा है, उन्हें छेड़ता है और जुमले कसता है। यह सुनकर गुलाम दीन शर्मिंदगी से सर झुका गया था।
वह लोग कहने लगे थे कि हम आपको आखिरी बार ख़बरदार करने आए हैं। इसके बाद अगर कुछ हुआ तो हम गांव की पंचायत बिठाकर आपको यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि हमें ऐसे बेशरम लोग इस गांव में नहीं चाहिए जिनसे हमारी बहू बेटियों को ख़तरा हो। गुलाम दीन ने सोचा कि ये खबर जाकर उसकी बीवी को बताएगा तो हो सकता है बीवी जब ये बातें सुने तो उसे समझाए, डांटे या नाराज़ हो तो वही सब करना छोड़ देगा। आखिर दोनों ने पसंद से जो शादी की थी, ये सोचकर गुलाम दीन सीधा बहू के कमरे में चला आया और जो मोहल्ले वाले बता कर गए थे उसने सब कुछ बहू को बता दिया। बहू ने जब ये सुना तो बिस्तर से उठी, कमर पर हाथ बांधे ससुर के पास आई और आकर कहने लगी, अगर वो ऐसा करता है तो इसमें गलत क्या है? जवान जहान लड़का है और वैसे भी हैंडसम है। वो औरतें खुद ही मेरे शौहर पर लट्टू हुई फिरती हैं, खुद ही इशारे करती हैं, जब पकड़ी जाए तो सारा इल्ज़ाम मेरे शौहर पर लगा देती हैं। आपको इससे मसला ही क्या है? अगली बार जब वो लोग आए तो मेरे पास भेजना, मैं भी उनकी बेटियों बहनों पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाऊंगी कि दोबारा वो बाहर निकलने के काबिल नहीं रहेंगी। गुलाम दीन ने जब ये सुना तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसकी औलाद ऐसे निकलेगी। उसकी बहू अभी भी कोठे पर जाया करती थी। गुलाम दीन के बेटे को इससे कोई मसला न था, वही इमरान भी अपनी आवारागर्दी में मसरूफ़ था। दोनों ने एक दूसरे को आज़ाद कर रखा था, जबकि गुलाम दीन की ये सोच सोचकर बीमार रहने लगा था। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी मगर उनके पास एक पतली सी चादर के अलावा कुछ भी न था। सारी सारी रात वो ठंड से कपकपाते रहा। उस दिन बहुत बारिश हुई थी और घर में एक ही कमरा था और अब इतनी आमदनी भी न थी कि वो एक अलग कमरा बनाकर उसमें रहने लगता। सब कुछ उसके बेटे के हाथ में जा चुका था। सर्दी से कपकपाते हुए उसका जिस्म कांपने लगा था, इसीलिए रात को दरवाज़ा खटखटाकर इमरान से कंबल मांगा, मगर उसने देने से इनकार कर दिया। कहने लगा, ये चीज़ें इतनी फालतू नहीं जो बाहर सर्दी में तुम्हें ओढ़ने के लिए दे दें। खुदा न खास्ता बारिश हो गई तो बिला वजह ये मखमली कंबल ख़राब हो जाएगा। ये बात जब गुलाम दीन ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो ये दुआ करने लगा कि जल्द से जल्द उसे मौत आ जाए। अब और सहना उसके लिए मुश्किल था। अगले ही दिन वो अपनी पड़ोसन के पास गया और उससे कंबल मांगा। वो भी गुलाम दीन की शराफत और मजबूरी से वाकिफ़ थी, इसलिए नया कंबल निकाल कर उसे दे दिया ताकि वह रात को ओढ़ सके। उस रात गुलाम दीन को सुकून की नींद आई थी, मगर सुबह जब गुलाम दीन ने देख के बेटे और बहू ने उस पर कंबल उड़ा देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गए। बहू कहने लगी, देख लो, तुम्हारे बाप न जाने किससे ये कंबल मांग कर ले आया है। ये कंबल तो इस घर में मौजूद ही नहीं था। ये पूरे गांव में हमारी बेइज्जती करवा रहा है। हर एक को जाकर इसने ये बताया होगा कि हम इसका ख्याल नहीं रखते। इमरान ने जब ये सुना तो आग बबूला हो गया और बाप को उठाया और धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगा। कहने लगा कि तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी है। मेरी बीवी के बारे में लोग अब तरह तरह की बातें करेंगे। गुलाम दीन फट पड़ा था। कहने लगा, ये घर मेरा है, तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? तुम अपनी इस बीवी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। ये घर मेरा था और मेरा ही रहेगा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मगर गुलाम दीन जैसा कमज़ोर और लाचार इंसान भला जवान बेटे के आगे कहाँ खड़ा रह सकता था। बेटे ने धक्का मारकर बाप को घर से निकाला और दरवाज़ा बंद कर अंदर चला गया। कितनी ही देर गुलाम दीन दरवाज़ा खटखटाता रहा, मगर बेटे ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर थक हार कर गुलाम दीन वहीं बाहर बैठ गया और कहने लगा, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है, बहुत जल्द तुम उस पर पछताओगे। अभी गुलाम दीन घर से निकले थोड़ी देर हुई थी कि इमरान की बीवी कहने लगी कि बाप का से घर तो अपने नाम करवा लेते। अगर उसने गुस्से में आकर किसी और को दे दिया तो क्या बनेगा। इमरान ने सोचा कि क्यों ना बाप को बहला फुसलाकर माफ़ी मांगकर घर के अंदर लाया जाए और यह सब कुछ अपने नाम करवा लिया जाए। मगर जब उसने बाप दरवाज़ा खोला तो उसका बाप वहाँ पर मौजूद ही ना था। उसने फिर अपने बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की। गांव के हर घर का दरवाज़ा खटखटाया, मगर वो तो वहाँ नहीं था। गुलाम दीन ओल्ड एज होम जा चुका था और उसने अपनी आखिरी सांस तक वहीं रहने का सोचा था। वही इमरान का कारोबार कुछ महीने में ठप होकर रह गया। इमरान और उसकी बीवी में बहुत लड़ाई होने लगी थी। कोई भी उसे उधार देने को तैयार नहीं था। आखिरकार इस घर को बेचकर कर्ज उतारना पड़ा और भूख और तंगी देखकर उसकी बीवी उसे छोड़कर वापस कोठे पे जा चुकी थी, जबकि वो दर दर भटकने के लिए रह गया था। जब लोगों ने इसे धुतकारा तब उसे एहसास हुआ कि वो किस कदर गलती पर था। जब तक माँ बाप थे उसे कोई हाथ तक नहीं लगा सकता था, मगर ये पछतावा तो अब उसे